जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने क्लास शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर का, जिसका टैगलाइन क्या है कि आपको बना देंगे जीरो से हीरो इन इंग्लिश। आज हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है साथियों, तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस देखी हैं, उनको पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 5 मिनट लूंगी, मैं रिकॉल करा दूंगी जो लास्ट क्लास है अपनी, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। और हमने सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर हमने देख लिया था कि चलिए इसका कीवर्ड आप लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या इसका कीवर्ड कि ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। फिर हमने क्या देखा था कि इसके जो टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स में हमने क्या देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमने क्या देखा था, असर्टिव सेंटेंस। पहला हमने क्या देखा था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि जो हम सकारात्मक या नकारात्मक बातें करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं डेली जीवन में अपने, वो सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, वह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसमें 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हमने कल वाली क्लास में देखा था विद एग्जाम्पल और बहुत अच्छे से। दूसरा हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव। दूसरा हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं पूछूं कि हाउ आर यू, हाउ यू ऑल आर डूइंग, तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। इसमें कितने तरीके के होते हैं, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। पहला हमने क्या देखा था, WH टाइप, और दूसरा हमने क्या देखा था, S नो टाइप। दूसरा हमने एस नो टाइप हमने देखा था। दोनों में क्या अंतर था कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH से शुरू हो रहा है, जैसे कि वाई आर यू गोइंग देयर, मतलब कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा कि इसका कोई आंसर मिलेगा ना कि आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई वांट टू डू दिस थिंग्स, कुछ इस तरीके का सेंटेंस। तो ये क्या बेटा, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर हमने क्या देखा था, S नो टाइप का। S नो टाइप में हमने क्या देखा था कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर S या फिर किस में आए, नो में आए, या तो उसका आंसर क्या हो S या फिर उसका आंसर क्या हो, नो। जैसे एग्जाम्पल में मैं पूछूं कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं। तो इसका आप आंसर क्या देंगे, अगर आप जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे S, अगर नहीं जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, तो ये हमने दूसरा देख लिया था। फिर हमने क्या देखा था, तीसरा अपना देखा था सेंटेंस का तीसरा टाइप। तीसरा क्या था बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमने देखा था इंपरेटिव। इंपरेटिव में हमने क्या देखा था, इसका कीवर्ड क्या था कि जब हम कोई कमांड दे रहे हैं, या फिर हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इस तरीके का जो सेंटेंस आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि कल हमने बताया था कि गो देयर, कम हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके का सेंटेंस क्या हो जाता था, इंपरेटिव हो जाता था। फिर हमने फोर्थ देखा था एक्सक्लामेटरी। फिर हमने फोर्थ क्या देखा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने क्या देखा था, इसका कीवर्ड क्या है, सडन रिएक्शन। क्या है, सडन रिएक्शन, मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है हमारे लाइफ में और हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए सडन रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मार्क्स, आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो आप क्या बोलेंगे, हुर्रा, आप खुश हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, हुर्रा, आई क्वालिफाई, आई
क्वालिफाइड दिस एग्जाम, आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम। ठीक है, फिर लास्ट हमने देखा था बाबू कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल था। हमने क्या देखा था कि हम अगर किसी को क्या कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं या फिर किसी को विश कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सबको विश किया होगा हैप्पी न्यू ईयर, या फिर आप विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, या आप बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ये सारे सेंटेंसेस क्या आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम ये तो हमने कल की क्लास में देखा था, जिसको 5 मिनट लेकर के मैंने रिवाइज करा दिया कि कल हमने क्या देखा था। अब आज बात यहाँ पे ये है कि जैसे असर्टिव सेंटेंस उठा लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा कि द कैट इज रनिंग अंडर द बेड। द कैट इज रनिंग अंडर द बेड। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम समझेंगे बेटा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो देखो, हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं कि द कैट इज रनिंग अंडर द बेड। तो ये क्या है, आपको पता है, असर्टिव सेंटेंस है। अब एक असर्टिव सेंटेंस लेकर के और हम पूरा समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में हम देखेंगे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिल करके क्या है, प्रेडिकेट बना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट क्या है, हमको ये जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या है, फिर जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम ये चीजें जान पाएंगे। इससे पहले एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगी कि देखिए, जब हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये लाइन आप समझ लिए तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाना, सिर्फ आपको वो क्या है, वो क्या यानी कि स्पेलिंग याद होना चाहिए कि कैट इज रनिंग, ये सब बस याद होना चाहिए स्पेलिंग, उसके बाद से आप बनाना सीख जाएंगे, ये गारंटी रहेगी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हम वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद से हम एटसेट्रा जो भी हमारी चीजें आती हैं हम लिख देते हैं। देखिए, ये वर्ब जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है, ये कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हम बना रहे हैं ना, तो बनाने का ये तरीका होता है। जैसे कि कोई भी आप हिंदी का सब्जेक्ट बोलिए, हम लोग क्योंकि सब बचपन से यही पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले हमको टीचर पर क्या पढ़ाता है, राम घर जाता है। याद आ रहा है आप लोग का क्लास 6 का क्लास, राम घर जाता है। हम लोग क्या यूपी बोर्ड में सबसे पहला टीचर यही पढ़ाता है, इंग्लिश अगर पढ़ाना शुरू करेगा तो यही सेंटेंस सबसे पॉपुलर सेंटेंस, सबको पता होगा। मुझे पता है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग ये सेंटेंस सुने होंगे कि राम घर जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया। हिंदी जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, कर्म के अलावा जितनी भी चीजें आते हैं सब लिखते हैं। सबसे अंतिम में हम सहायक क्रिया लिखते हैं, और सेकेंड लास्ट में, मतलब कि अंतिम से दूसरे स्थान पर हम मुख्य क्रिया लिखते हैं। ये हिंदी लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इंग्लिश लिखने का तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, इसमें जाता है। तो आपको पता है कि राम है तो बचपन से बताया गया कि गोज लगेगा। अब ये गोज क्यों लग रहा है, गो क्यों नहीं लग रहा है, या वेंट क्यों नहीं लगी, मैं बताऊंगी अगले क्लास में। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, राम सब्जेक्ट की जगह पे राम हो गया, और चूंकि देखिए यहाँ पे वर्ब लगता है ना, इंग्लिश में क्या लगता है, वर्ब लगता है, तो इसमें वर्ब ढूंढिए कि क्या है, वर्ब जाना। तो गो का मतलब क्या होता है, जाना। और कुछ ये टेंस का रूल है, उसकी वजह से यहाँ पे यस लग जा रहा है, जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके बाद से हम टू लगा करके, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, घर। तो राम गोज टू हाउस। ये देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदी कैसे लिखते हैं, ये अगर आपको पता है तो आप समझ लेंगे कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं। कब, जब आपको बस एक लाइन पता है कि इंग्लिश लिखते समय हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं तुरंत, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से एटसेट्रा लिख देते हैं। जैसे
कि हिंदी लिखते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और सबसे अंतिम में सहायक क्रिया लिखते हैं और उस अंतिम से पहले मुख्य क्रिया लिखते हैं और बीच में जितने भी कर्म, कारक चिन्ह जितने भी आते हैं सब हम लिख देते हैं। हिंदी ऐसे बनता है और इंग्लिश ऐसे बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो देखिए ये बन गया क्या? राम गोज टू हाउस। यानी कि अगर अब आज से कोई भी हिंदी में कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि इंग्लिश बनाने के लिए, इंग्लिश में उसको लिखने के लिए हमको क्या पहले लिखना है? उसका सब्जेक्ट लिख देना है पहले, फिर वर्ब लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है और फिर एक्सेट्रा लिख देना है। अगर ये चीज आपको पता है, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि SVO। अगर आपको SVO पता है तो आप इंग्लिश का सेंटेंस बना लेंगे। हिंदी तो आती ही होगी या भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज, मैंने कहा था ना कि कोई भी लैंग्वेज आपको आए और आप उसको इंग्लिश में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश का सिंपल सा फार्मूला है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो अब एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को करेंगे पॉज और कोई भी जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में हिंदी का आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि कुछ लोग खा रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए रोटी खा रहे होंगे, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं, या फिर छोड़िए रोटी नहीं खा रहे होंगे, वीडियो तो सब लोग देख ही रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में पहला लाइन क्या आ रहा हो कि मैं वीडियो देख रहा हूँ या मैं वीडियो देख रही हूँ। ये आ गया आपका सेंटेंस दिमाग में, सबके दिमाग में आ गया होगा कि मैं वीडियो अच्छा मैं वीडियो देख रहा हूँ या फिर रही हूँ, यही आया होगा, रहा हूँ या रही हूँ, इतना तो आ गया होगा। अब आपको पता है कि आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको ये पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आई, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, ठीक है, और वीडियो देख रहा हूँ, सॉरी आप देख लीजिएगा, वीडियो देख रहा हूँ, तो आई और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हूँ के लिए क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगता है, तो आई एम वॉचिंग, देखने का क्या होता है? वॉचिंग, आई एम वॉचिंग वीडियो। देखिए कितना आसान है हिंदी से इंग्लिश बनाना, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे ING लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ये कल वाली क्लास में, सिर्फ आपको कल वाली क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे ING क्यों लग रहा है, यहाँ पे M क्यों लग रहा है, यहाँ पे तो है लेकिन EJMR कुछ नहीं लगा है, ES लग गया है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ना। तो ये रूल जो है मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको हम टेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको सिंपल से ये समझना है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था, ओके। अब देखिए यहां से पूरी कहानी हमारी होती है शुरू। क्या कहानी है आज की? आज की कहानी है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है भैया। ये जो लिखा है सब्जेक्ट, ये होता क्या? क्योंकि जब आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे तभी तो आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे ना सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो भी शब्द किसी काम को क्या कर रहा है, यानी कि कर्ता को हम क्या कहते हैं? जो काम को करने वाला है। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो लोग नहीं कह देते हैं यार इस कर्ता धर्ता इसके तो मामा जी हैं, चाहे मौसा जी हैं, ऐसे हम कहते हैं ना। तो मतलब जो काम का जो कर्ता धर्ता है वही क्या कहलाता है? कर्ता, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि जो वाक्य में दिए गए कार्य को कर रहा है, यानी कि जो कार्य को कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी? इसको चलिए मैं लिख दे रही हूँ, लिख लीजिए इसको। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हेडिंग दे दीजिए सब्जेक्ट, उसके नीचे लिखिए कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, या जो किसी कार्य को कर रहा है
वह वह सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर मान लीजिए ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा, ये वाली तो बात आपको एकदम याद रहेगी, सबको याद रहेगी कि जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कर्ता धर्ता कौन है, मामा जी हैं, चाहे मौसा जी हैं, चाहे फूफा जी है ना। तो यानी कि कर्ता यानी कि वो क्या कर, वही सब काम कर रहे हैं, तो जो काम को कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये भी मान लीजिए भूल गया तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड है कि सब कोई भी सेंटेंस दिया है ना उसमें आप हु का क्वेश्चन करिए। जैसे मैंने पहले सेंटेंस क्या लिया था कि राम, क्या लिया था, राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए घर कौन जा रहा है, हिंदी मीनिंग इसका क्या है कि राम घर जाता है, तो घर कौन जाता है, राम, यानी कर्ता धर्ता कौन हो गया, राम। शादी ब्याह कौन करवा रहा है, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, यही लोग करवाते हैं ज्यादातर, ये पीछे भी पड़े रहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कुछ भी नहीं आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो कि आप हु का क्वेश्चन कीजिए कि हु गोज टू हाउस, तो क्या आंसर आएगा, राम। ठीक है दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, चहेतों, माय लविंग इंडियंस, आप जो भी समझे अपने आप को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट तो पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इरेज कर दिया जाए ना, नहीं भी मुझे कर लेने दीजिए, आपको अगर मान लीजिए नहीं लिखे हैं तो वीडियो करिए पॉज और लिख लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है सबको आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अगर मेनली हम लोग देखा जाए, अच्छा एक चीज याद आ गया मुझे, याद रखिएगा, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये जे है, ये तो देखिए जे लिखा है मैंने, तो जे में बिंदी कहाँ लगेगी। जैसे कभी कभी जे जो कोई देखा होगा ऐसे लिख देते हैं और कोई जे ऐसे लिखते हैं। याद रखिएगा, ये छोटा सा मिस्टेक है लेकिन बहुत लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जब स्मॉलर लेटर का जे होता है तब बिंदी लगती है, और जब वही कैपिटल लेटर का जे होता है तो बिंदी नहीं लगती। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब मैं बता दी तो भी आप हो सकता है भूल जाए, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो किसी को नहीं भूलेगा ना कि आई हम ऐसे लिखते हैं स्मॉलर लेटर का, और कैपिटल आई हम ऐसे लिखते हैं, तो बिंदी किस में लग रहा है, छोटे वाले में ना। ऐसे ही जब हम छोटा लेटर का जे लिखते हैं तो बिंदी लगता है, और जब बड़ा लेटर का जे लिखते हैं तो बिंदी नहीं लगता है। कई बार आप देखे होंगे लोग लिख देते हैं, और सब्जेक्ट भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी लोग ऐसे ही लिख देते हैं, कोई भी ऐसे लिखना है तो बस लिख के छोड़ दिया, जे पे यहाँ पे बिंदी दिया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आप चूंकि राइज अप विथ कन्नू से जुड़े हैं तो क्या होगा, एक भी इस तरीके का कोई मिस्टेक आपको नहीं करने दिया जाएगा, और 30 दिन में आप देखेंगे कि इंग्लिश में आप एकदम हीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेनली अगर देखा जाए ना तो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। इसको यहाँ लिख देते हैं, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला टाइप क्या है, पहला यहां से लिख रही हूं थोड़ा सा, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। अब देखिए मैं सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखूंगी, SUB लिख करके यहाँ डॉट दे दूंगी तो आप समझ जाइएगा। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है ना, जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं कि मतलब जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, और अकेला है वो पूरे सेंटेंस में, तो क्या कहलाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल वही अपना अभी जो हमने लिया था कि राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस, ये हो गया सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब बहुत साधारण सा वाक्य हो और उसमें एक सब्जेक्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और अकेले है ना, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं द कैट इज रनिंग, द कैट इज रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही तो सब्जेक्ट है, द कैट। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस आते हैं
उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जो क्या हो कि जिसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कुछ उसका मॉडिफायर वर्ड उसमें लगा हो। जैसे मॉडिफायर आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा बताए। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी बता दे रहा है, जैसे कि द बिग कैट इज रनिंग। द बिग कैट इज रनिंग। यहां देखिएगा बेटा, ये कैट कैसी है? बड़ी बिल्ली है। तो जो सब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि द बिग कैट इज रनिंग देयर। जैसे कि द गर्ल इज गोइंग, और आप क्या कहेंगे कि द ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग। तो द गर्ल इज गोइंग, तो वो क्या हो गया? सिंपल सब्जेक्ट हो गया द गर्ल। और द ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहेंगे डिफिनेशन तो लिख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट में कुछ मॉडिफायर लगा हो, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, लिखना चाहें आप तो लिखवा दूं? मुझे लग रहा है कि लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप बस ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लिखिए और यहाँ पे मॉडिफायर लिख लीजिए। मॉडिफायर, थोड़ा सा इसमें मॉडिफायर होता है, मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि द बिग कैट, द ब्यूटीफुल गर्ल, द हैंडसम बॉय, द कनिंग फॉक्स, है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तीसरा क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जब एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो। सुनिएगा ध्यान से, जब एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पे मैं लिख दूं कि द कैट एंड डॉग आर रनिंग। द कैट एंड डॉग आर रनिंग। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे आर लग गया, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी बात है भाई? तो ये अगर आपको जानना है तो आपको कल वाली वीडियो जो हमारी टेंस की होगी उसको जरूर देखना पड़ेगा, तब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे इज और यहाँ पे आर क्यों लगा। अभी फिलहाल बस आपको ये समझना है कि कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जहां पे क्या हो? दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो। यहाँ पे दो, देखिए द कैट एंड द डॉग हो जाएगा। द कैट एंड द डॉग, तो द कैट एक सब्जेक्ट है और एक क्या है? द डॉग एक सब्जेक्ट है। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितने हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सीता, गीता एंड देयर फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। तो सीता, गीता और उसकी सहेलियां सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? सीता भी एक सब्जेक्ट है, गीता भी एक सब्जेक्ट है, और देयर फ्रेंड्स ये भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो आप सब्जेक्ट तो नहीं भूलेंगे ना? तो मैं इरेज कर दे रही हूं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होता है? एक सेंटेंस में देखो, प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे द बिग कैट इज रनिंग 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 हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। बड़ी बिल्ली इधर इधर उधर दौड़ रही है। इसका हिंदी यही हो गया। तो यहाँ पर देखिए द बिग कैट, आप सब्जेक्ट इसको पहचान रहे हैं ना, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने ये वर्ड्स बचे हैं, और वर्ड्स में ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। ये क्या? हियर एंड देयर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या क्या है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है अपने। यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? कितनी सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है? जो करता धरता है, जो काम को कर रहा है। या हम हु क्वेश्चन पढ़े बोले तो जो आंसर आ जाए, जैसे कि हु इज रनिंग हियर एंड देयर, तो द बिग कैट। तो द बिग कैट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आ गया है ना आपको। तो उसके अलावा जो बच जा रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि प्रेडिकेट में क्या क्या आता है। ये सब क्या लिख दिया? अच्छा, ये मैंने बताया था। मैं सोच रही हूँ क्या आ गया। ठीक है, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? वर्ब आता है और क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो अब हम पहले जान लेंगे कि क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या जान लेते हैं? ऑब्जेक्ट। बताइए यहाँ पे आई लगेगा कि नहीं? लग जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिंपल सा लाइन में बोलते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम गोज टू हाउस। ठीक है, तो राम जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑफेंड ना हो जाइएगा, राम यहाँ पे नाम है, मतलब राम जा रहे हैं वैसे बोलना चाहिए। शुद्ध हिंदी तो यही है। चलिए राम ही देखते हैं। राम गोज टू हाउस, राम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हाउस को नहीं, फॉरेस्ट लिख देते हैं। फॉरेस्ट, राम गोज टू, अब तो सही होगा, रिलेट भी करेंगे। ठीक है, तो राम गोज टू फॉरेस्ट। जब ये नहीं होगा इसका हिंदी, राम जंगल जाते हैं। इसका हिंदी यही होगा कि राम जंगल जाते हैं। राम गोज टू फॉरेस्ट। तो ये बताइए कि ये क्रिया, जो जाने की क्रिया कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कहाँ जाना है उनको? फॉरेस्ट। कहाँ जाना है? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फॉरेस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। और कार्य करने के उद्देश्य को, काम करने के उद्देश्य को ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम जंगल जाते हैं, तो जाने का उद्देश्य कहाँ है? कि कहाँ जाना है उनको? फॉरेस्ट। ठीक है, तो राम गोज टू फॉरेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर जो क्रिया का करने का जो उद्देश्य है, क्रिया को करने का जो उद्देश्य है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम गोज टू फॉरेस्ट,
तो राम जी जंगल जाते हैं, तो जाने का राम जाते हैं कहाँ पे, उद्देश्य क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, ऑब्जेक्ट भी अपना दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि सिंपल सा है, जैसे कि सी गिव्स बुक, वह किताब देती है। तो सिंपल सा हो गया ना। एक इसमें क्या है कि बुक क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो सबको पता होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट शायद ही पता हो, तो आज से आप लोग को पता हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सी गिव्स मी अ बुक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सी गिव्स अ बुक, वह एक किताब देती है, और सी गिव्स मी अ बुक। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, जब प्राप्त हो जाए, जब ऑब्जेक्ट क्या है प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये बुक्स क्या हो गया, मी को मिल गया है ना, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, इनडायरेक्ट। यानी कि जब ऑब्जेक्ट किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही क्या कह सकते हैं, ही राइट्स मी अ लेटर, वो मुझे एक पत्र देता है। तो ये क्या हो जाएगा, मी जहां पे भी आ जाए या हिम आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ जा रही हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आप लोगों से क्या है, रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा देखिए 30 डेज और 30 मिनट्स मैंने बोला है, और मैं इसको डेली एक एक वीडियो आपके लिए बना रही हूँ और डाल रही हूँ, और मैं ये 30 डेज कंटिन्यू करूंगी। इससे फायदा क्या होगा कि 30 डेज में ही आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आप सब लोग जो भी फॉलो करेंगे, जो मैं बता रही हूँ उसको बस ध्यान से सुनेंगे, और कुछ जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको करेंगे, तो जरूर हीरो बन जाएंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश को लेकर के उनके अंदर जो डर है, वो डर निकल जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो बस आपको करना ये है कि सुनना है ध्यान से और होमवर्क कर लेना। देखिए, जब पहले दिन मैंने क्लास शुरू किया था तो आप बहुत लोग को क्या है कि समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेटर और अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है, वर्ड्स किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे बनते हैं। तो अभी आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना। एक तो आपको सबसे अच्छी चीज पता चली कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, लेकिन उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश अब जरूर कर सकते हैं। हम पेन अपना उठा करके उसको लिखना तो जरूर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि इंग्लिश में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही हम सारी चीजें जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब समझते हैं, हमने क्या देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, इसके टाइप्स देख लिया, प्रेडिकेट देख लिया। प्रेडिकेट में हमने देखा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके क्या होते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पूरे क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और आपको देखिए, क्लास अब शायद एंड होने वाली है, 5 मिनट में एंड हो जाएगी। तो ये लास्ट के जो 5 मिनट्स हैं, I request you all has to listen me very very carefully, because if you will listen me carefully, then whatever I have explained within 30 minutes, that you will be understood in 5 minutes, okay। तो समझते हैं। देखिए, हमने क्लास कहाँ से शुरू किया, नया चीज क्या सीखा हमने, सब्जेक्ट के बारे में। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो करता धरता होता है उसको सब्जेक्ट कह देते हैं, या जो किसी कार्य को कर रहा है उसको सब्जेक्ट कह देते हैं, या फिर कोई सेंटेंस दिया है और उसमें कौन का हम प्रश्न करें या हु का प्रश्न करें, तो जो आंसर मिल जाए उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे कि हमने लिया था कि द कैट इज
रनिंग। तो यहाँ पे हम रनिंग कौन कर रहा है? कैट। रनिंग कौन कर रहा है? द कैट। तो इसलिए द कैट क्या हो गया था? हमारा सब्जेक्ट हो गया था। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या था अपना? सिंपल सब्जेक्ट था। दूसरा क्या था? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था। और तीसरा क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट था। जो सिंपल सब्जेक्ट था वो, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सिंपल सा एक सिंगल उसमें अगर सब्जेक्ट है तो हम उसको क्या कह देते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। जैसे कि वही वाला एग्जांपल, द कैट इज रनिंग। तो एक ही सब्जेक्ट है बेचारी कैट, वो दौड़ रही है। ठीक है, तो द कैट क्या हो गया? सिंपल सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताए। जैसे कि द बिग कैट इज रनिंग। द बिग कैट इज रनिंग। तो रनिंग अब कौन कर रहा है? बिल्ली नहीं, बड़ी बिल्ली, द बिग कैट। ठीक है, तो द बिग जो शब्द आ गया वो कैट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा है ना। तो इस तरीके के सब्जेक्ट में अगर कोई मॉडिफायर लगा हुआ है ना, तो उसको हम कौन सा? सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमने कहा कि जब एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे कि द कैट एंड द डॉग आर रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे द कैट और द डॉग दोनों क्या हो गए? दोनों आपके सब्जेक्ट हो गए। तो ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने देखा कि जब हम कोई भी लाइन लिख रहे थे, जैसे कि द बिग कैट इज रनिंग हियर एंड देयर, तो यहाँ पे जो द बिग कैट हमको सब्जेक्ट मिल चुका है, उसके बाद इज रनिंग हियर एंड देयर, ये इज रनिंग हियर एंड देयर, ये क्या बेटा? अपना प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट कैसे मिलके बनता है? इसमें वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एटसेट्रा होता है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि सी इज कमिंग विद विद हर मदर। ठीक है, तो आ तो रही है, यहां भी आ रही है, लेकिन अपनी मम्मी के साथ आ रही है। तो सी इज कमिंग हियर, तो क्या कर रही है? आ रही है, लेकिन कहां पे? यहां आ रही है। ठीक है, तो उसके आने का उद्देश्य क्या है? हियर। तो यहाँ पे हियर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था कि राम गोज टू फॉरेस्ट। राम जा तो रहे हैं, लेकिन जाने का उद्देश्य क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट और हियर ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, शायद मैंने इरेज कर दिया है, आई एम सॉरी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें सिंपल सा ऑब्जेक्ट है और वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जैसे कि वही अपना एग्जांपल कि राम गोज टू फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाए। जैसे कि सी गिव्स मी अ बुक। ठीक है, सी गिव्स अ बुक, वह किताब देती है। सी गिव्स अ बुक, वह किताब देती है, ये तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ बुक। ठीक है, लेकिन सी गिव्स मी अ बुक, तो यहाँ पे मी मुझे प्राप्त हो गया ना। तो जब ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में। अच्छा, फिनिश करने से पहले एक बार और एक चीज और जो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको करना है। देखिए, करना क्या है कि आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सब्जेक्ट। देखिए, मैं बता रही हूँ, अगर ये काम आप कर लिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको पेन कॉपी में नहीं छूना पड़ेगा, तो अगर ये काम आप कर लिए तो आपको आज का पूरा क्लास, इसका मतलब आपको याद हो चुका। अगर आप ये वीडियो सुनने के बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में जा करके ये लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको ये चीजें, ये बातें जो मैंने आज समझाई है वो समझ में आ गया। और अगर जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, मैं ये जान जाऊंगी कि उनको समझ में नहीं आया, तभी वो क्या किए? कमेंट नहीं किए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, इतना एफर्ट लिया जा रहा है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में और क्या करेंगे? लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, और जो भी आपके दिमाग में सब्जेक्ट आ रहा है उसके बारे में, जैसे अपना अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कन्नू। ठीक है, कैट, द कैट, कुछ भी लिखना, जो भी लिखना आप चाह रहे हैं लिख देंगे। उसके बाद से आप
लिखेंगे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट तो आप लिख सकते हैं कि कन्नू इज टीचिंग इंग्लिश, इज टीचिंग इंग्लिश। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जरूरी नहीं है कि मेरा नाम लिखे, जो भी आपके दिमाग में आया, एक सेंटेंस तो आएगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आपको लगेगा उसको सब्जेक्ट लिख करके ऐसा लिख देंगे, और उस सेंटेंस में जो आपको प्रेडिकेट लगेगा उसको आप प्रेडिकेट लिख देंगे। ये दो लाइन तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, और जिसको समझ में आ गया होगा वो तो जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज और कि फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कि द बिग कैट इज रनिंग, तो यहाँ इज के साथ रनिंग क्यों आ रहा है, और द बिग कैट एंड द डॉग आर रनिंग, तो वहां पे आर क्यों आ गया। ये सारी चीजें हम सीखेंगे अपने अगले क्लास में, और वो क्लास बहुत ही ज्यादा बॉम्बास्टिक होने वाला है, क्योंकि उसमें देखिए जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो आप सब लोग पढ़े होंगे कि उसमें क्या लगता है, मिनिमम 2 महीने तो 2 महीने 3 महीने तो लग ही जाता है। तो सोचिए कि 3 महीने के क्लास को मैं 30 मिनट में समझा दूंगी, तो वैसा आप टेंस का कंसेप्ट ना ही कभी सीखे होंगे, लेकिन आप सीखेंगे राइज अप विथ कन्नू के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।